हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटालो एंजाइम्स के बारे में कि मेटालो एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं, जैसे जिंक मेटालो एंजाइम हो गया, आयरन मेटालो एंजाइम होता है, कॉपर मेटालो एंजाइम होता है। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली पढ़ेंगे जिंक मेटालो एंजाइम्स के बारे में। हम देखो पढ़ क्या रहे हैं, मेटालो एंजाइम्स। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि कोई भी चीज़ है उसका नाम ना किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेटालो एंजाइम, यानी कि मेटल प्लस एंजाइम, यानी या तो इसमें जो पूरी पूरी जो बात होगी वो मेटल के बारे में होगी या फिर एंजाइम्स के बारे में होती है। तो पहले हमें थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जनरली लार्ज प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइज करते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम लार्ज प्रोटीन होते हैं जो बहुत सारी रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, बाई एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, मेटालो एंजाइम। एंजाइम की तो बात कर ली हमने कि वो लार्ज प्रोटीन होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटालो एंजाइम। मेटालो एंजाइम क्यों बोला, तो देखो मेटालो एंजाइम, मेटल प्लस एंजाइम, यानी कोई एंजाइम होगा उसके अंदर क्या होगा, कोई मेटल होगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ ए एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मेटल या कोई भी मेटल आयन आर एम्बेडेड इन द कैविटी ऑफ एंजाइम, यानी जो हमारा एंजाइम है उस एंजाइम की कैविटी के अंदर कोई भी मेटल या मेटल आयन जब ट्रैप होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर ऑफ प्रोटीन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटालो एंजाइम। तो क्या समझ आया, हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि मेटालो एंजाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एंजाइम है, उस एंजाइम की कैविटी के अंदर अगर कोई मेटल या कोई मेटल आयन ट्रैप हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू ट्रैप हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मेटालो एंजाइम कहलाता है। और जो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनता है वो दैट इज ड्यू टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर ऑफ प्रोटीन। ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमें पता है क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, और सल्फर क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। मेटल आयन भी किसकी तरह बिहेव करता है, हार्ड एसिड या हार्ड एसिड या फिर सॉफ्ट एसिड की तरह। तो वो क्या करेगा कि जो इसकी बाइंडिंग होगी उसके साथ एंड वो अच्छे से होगी। हार्ड एसिड जैसे जिंक 2+, आयरन 3+, और सॉफ्ट एसिड कॉपर 2+ और कैडमियम। तो यहाँ पर ये हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि मेटालो एंजाइम क्या होता है। हियर इज अ मेटल एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप वाइल प्रोटीन पार्ट एक्ट एज एन एपो एंजाइम। यहाँ पे जो मेटल्स पार्ट होता है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो एक एपो एंजाइम की तरह, अब एपो एंजाइम की तरह पे एक्ट करेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ तक कि एंजाइम क्या होते हैं, जनरली लार्ज प्रोटीन होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन के रेट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा मेटालो एंजाइम क्या होता है कि कोई भी एंजाइम है उसके कैविटी के अंदर कोई मेटल ट्रैप हो जाता है किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑफ प्रोटीन, तो वो मेटालो एंजाइम कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हार्ड बेस होते हैं, सल्फर सॉफ्ट बेस होता है। मेटल आयन जो होता है वो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। मेटल को हम यहाँ पे एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप लेते हैं, और जो यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होता है वो एक्ट करता है एज एन एपो एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहला एंजाइम आता है दैट इज जिंक मेटालो एंजाइम। क्या आता है, जिंक मेटालो एंजाइम। जिंक मेटालो एंजाइम, अब हमने देखो मेटालो एंजाइम तो पढ़ लिया, एक वर्ड और क्या हो गया, ऐड क्या हो गया यहाँ पे, जिंक। तो यानी कि हम अभी तक तो क्या बोल रहे थे कि भाई एंजाइम की कैविटी के अंदर कोई मेटल ट्रैप हो जाता है, लेकिन अब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया, जिंक मेटालो एंजाइम, यानी कि जिंक कि एंजाइम की जो कैविटी है उसके अंदर जो मेटल ट्रैप है दैट इज जिंक, सो इट इज कॉल्ड एज जिंक मेटालो एंजाइम। सो जिंक मेटालो एंजाइम के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला जो आएगा, यहाँ पे हम चार होते हैं जिंक मेटालो एंजाइम। सबसे फर्स्ट होगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सेकंड होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थर्ड हमारे पास होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और फोर्थ होगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम ओनली इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहला जो जिंक मेटालो इतना पता लग गया जिंक मेटालो एंजाइम क्या होता है कि जो एंजाइम की कैविटी के अंदर जो मेटल ट्रैप होता है दैट इज जिंक। और सबसे इसका फर्स्ट पढ़ते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाई मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। और ये होगा तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है, यानी पेप्टाइड चेन के बारे में बात होगी इसके अंदर। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से पता लग रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ये एक पैनक्रिएटिक मेटालो एंजाइम होता है जो क्या करता है, कैटेलाइज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करता है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। प्रोटीन की जो चेन होती है उसके अंदर क्या करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस भी कहाँ से करता है, सी टर्मिनल से करता है, ठीक है, सी टर्मिनल से करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर कर ली, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, पैनक्रिएटिक मेटालो एंजाइम है, तो क्या करता है ये पेप्टाइड बॉन्ड का कैटेलाइज करता है और सी टर्मिनल से करता है, ये इसकी रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो ये आर और आर डैश है ये दोनों ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, या फिर कोई एरोमेटिक की चेन हो सकती है। अब ये तो बात हो गई, हमने इसकी बात कर ली कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता क्या है, कि मेटालो एंजाइम है, कैटालाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को सी टर्मिनल से, उसकी रिएक्शन देख ली। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। तो इसके अंदर जो एक्टिव साइट होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की वो क्या कंटेन करती है, टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड जिंक 2+ आयन। मतलब कि हमें इतना तो पता है कि इसके अंदर जिंक मेटल होगा, बट जो जिंक मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा और टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब 4 साइट होंगी इसकी। और अगर जैसे बोला ना अभी टेट्राहेड्रल, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल होगा। जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो 4 जो पोजीशंस होंगी उनके ऊपर 2 पोजीशन पे हिस्टिडीन, एक पे ग्लूटामेट और एक के ऊपर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होगा, 2 पोजीशन पे हिस्टिडीन, एक पे ग्लूटामेट और एक पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, जिंक जो मेटल है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इस पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, 2 इसके अंदर हिस्टिडीन है और एक क्या है यहाँ पे ग्लूटामेट, एक क्या है ग्लूटामेट। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले जिंक था, ये वाटर मॉलिक्यूल है ऊपर, ये हिस्टिडीन है, तो ये हमारी पूरी क्या होगी, हिस्टिडीन हो गई। इधर क्या है ग्लूटामेट, तो ये हमने इसको इधर रिप्रेजेंट कर दिया ग्लूटामेट को, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया हिस्टिडीन। और ये क्या है, एक प्रोटीन की चेन से कनेक्ट है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। उसके बाद क्या होता है कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ये जो एंजाइम होता है ये सिंगल प्रोटीन चेन को कंटेन करता है, जिसके अंदर 307 अमीनो एसिड होते हैं, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इस एंजाइम का वो होता है 34,800। इसकी जो शेप होती है वो एग लाइक शेप होती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक पैनक्रिएटिक मेटालो एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करता है, सी टर्मिनल से करता है। फिर हमने इसकी रिएक्शन देखी, फिर देखा आर और आर डैश ब्रांच हो सकते हैं, एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक चेन हो सकती है कोई भी। फिर हमने देखा कि इसका जो एक्टिव साइट होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की वो जिंक 2 पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 2 हिस्टिडीन, एक ग्लूटामेट, एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर देखे, एक सिंगल प्रोटीन की चेन होती है, उसके अंदर 307 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज़ 34,800, और इसके साथ साथ इसकी एग लाइक शेप होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की, कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो जब सबसे पहला फंक्शन होगा वो यही होगा कि इट इज़ अ हाइड्रोलेज एंजाइम। ये क्या होता है, एक हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, ये एक एक्सोपेप्टाइडेज भी होता है। ये कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को रिमूव करता है प्रोटीन चेन से। क्या करता है कि कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को रिमूव करता है प्रोटीन चेन से, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे अमीनो एसिड्स वहाँ से रिमूव ना हो जाए। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट जिंक मेटालो एंजाइम का फर्स्ट पार्ट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होता है, क्या करता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या उसके फंक्शन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिंक मेटालो एंजाइम का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसके अंदर आयन प्रेजेंट होगा। टेट्राहेड्रली एनवायरमेंट होगा इसके अंदर भी। इसके अंदर 3 पोजीशन पे क्या होंगे, हिस्टिडीन लगे होंगे, और 1 पोजीशन पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। पिछले वाले मैंने क्या देखा था कि 2 पोजीशन पे हिस्टिडीन था, एक पे ग्लूटामेट, एक पे वाटर मॉलिक्यूल था, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर क्या होगा, 3 पोजीशन के ऊपर तो क्या लगा रहेगा, हिस्टिडीन लगा रहेगा, और जो 4th पोजीशन होगी उसके ऊपर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब किस तरीके से होगा वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, इसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके का होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, तीनों पोजीशन पे हिस्टिडीन, एक पे वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन देख लेते हैं अब इसका। तो सबसे पहले क्या करता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है ना, ये कैटेलाइज करता है, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ CO2। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, CO2 का तो करता है हाइड्रेशन, और कार्बोनिक एसिड का क्या करता है, डिहाइड्रेशन। अब CO2 का हाइड्रेशन तो कहाँ पे होता है, RBCs के अंदर होता है, और कार्बोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है। तो फंक्शन समझ में आया इसका, क्या करता है कि हाइड्रेशन करता है CO2 का, और डिहाइड्रेशन करता है कार्बोनिक एसिड का। कहाँ करता है, RBCs के अंदर तो हाइड्रेशन, और लंग्स के अंदर क्या करता है, डिहाइड्रेशन। ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दैट इज 30,000, 30,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और 260 इसके अंदर क्या होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। जिंक 2 प्लस जो है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर जो जिंक 2 पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दी कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, तीनों हिस्टिडीन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामेट होता है, दैट्स वाई। अब इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा कोऑर्डिनेटेड H2O मॉलिक्यूल का। जो H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा, सॉरी डी प्रोटोनेशन होगा इस कोऑर्डिनेटेड H2O मॉलिक्यूल का। तो जो जिंक बाउंडेड H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन फ्री H2O, तो क्या करते हैं, ईजिली अपने प्रोटॉन को लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिएक्शन इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि OH2 है, OH नेगेटिव आ गया, इसने क्या कर दिया, अपना इजिली अपने प्रोटॉन को लॉस कर दिया। अब हम आगे का मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रोबेबल मैकेनिज्म ये था, OH2 था, इसने क्या किया, अपने एक प्रोटॉन को लॉस किया, और प्रोटॉन के लॉस करने के बाद CO2 के साथ इंटरेक्ट किया। CO2 के साथ यहाँ पे CO2 पे क्या हो रहा है, पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। जिंक बाउंडेड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहा है CO2 के ऊपर। तो जैसे ये CO2 के कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये देखो जिंक था, जिंक के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अटैच है, ये यहाँ इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ रिएक्शन की, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। अब कार्बन पे एक पोजीशन पे है डबल बॉन्ड O, तो एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, दूसरी पोजीशन पे जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हमने इसको जोड़ दिया किसके साथ, जिंक के साथ। फिर हम इस पूरे ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देते हैं, H2O से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा प्रोबेबल जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। जैसे स्टेप यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है कि जो जिंक बाउंडेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया है CO2 के ऊपर, फिर वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है CO2 का। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है बाई कार्बोनेट का H2O के साथ, तो ये इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया दूसरा जिंक मेटालो एंजाइम, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सबसे पहले देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, और इसका जो है यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म था वो देखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेटालो एंजाइम है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस
इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ जिंक मेटालो एंजाइम। इसको हम LADH भी बोलते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को हम LADH भी बोलते हैं। LADH क्यों बोला? लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि लीवर की बात होगी, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। सो ये भी एक जिंक मेटालो एंजाइम होता है, LADH हम इसको बोलते हैं। लीवर के अंदर ये हमारे पाया जाता है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जिंक बाउंडेड, जिंक इसके अंदर बाउंडेड होगा, एक हिस्टिडीन, दो सिस्टीन और एक इसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर जिंक बाउंडेड होगा, जिंक जो है +2 में होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, एक पोजीशन पे हिस्टिडीन, दो पे सिस्टीन और एक पे यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। फिर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर देंगे। सिस्टीन का क्या स्ट्रक्चर होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। क्या करेगा? सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड के अंदर और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर बाय द डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव। अब NAD पॉजिटिव क्या होता है इसकी फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। तो फंक्शन क्या हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड के अंदर और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर बाय द डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे NAD पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। तो NAD पॉजिटिव का मतलब होता है निकोटामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा इसका NAD पॉजिटिव का मतलब? निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ को कैरियर और को एंजाइम इन हाइड्रोजन। ये को कैरियर या फिर को एंजाइम की तरह इफेक्ट करता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के अंदर क्या देखा? LADH बोलते हैं। मेटाबोलाइज करता है अल्कोहल का हमारी बॉडी के अंदर, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन कीटोन के अंदर। एल्डिहाइड CO2 + H2O यहाँ से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम देन एक्सक्रीट। जैसे अब किस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर चेंज करेगा, सेकेंडरी को कीटोन के अंदर, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। प्रोबेबल मैकेनिज्म जो होगा, ये हमने कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, सबसे पहले क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर अटैक करेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस NAD के साथ जाएगा। LADH और NAD की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये हमारे पास ये एल्डिहाइड बन जाएगा, NADH बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ पे H+ बाहर निकलेगा। इन दिस रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्ट होगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड H+ रिमूव एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब इसके अंदर क्या होगी? हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। सिमिलर तरीके से सेकेंडरी, यहाँ पे हमने कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, वही LADH की प्रेजेंस में और NADH पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्ट टेक प्लेस होगी और हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये था हमारा अगला जिंक मेटालो एंजाइम दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो हमने यहाँ पे 3 पढ़ लिए, कौन कौन से? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और थर्ड जो हमारा था ये था दैट इज LADH या फिर हम बोल सकते हैं इसको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब हमारा जो लास्ट जिंक मेटालो एंजाइम आता है दैट इज अल्कलाइन फोस्फेटेज। अल्कलाइन फोस्फेटेज भी क्या होता है? एक जिंक मेटालो एंजाइम होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 94 kDa। ये लीवर्स के अंदर पाया जाता है, बॉन्स, किडनी या प्लेसेंटा के अंदर ये पाया जाता है। अब फंक्शन क्या होंगे इसके? ये जो एंजाइम होता है ये कैटेलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट फोस्फेट मोनोएस्टर। क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है फोस्फेट मोनोएस्टर का और ट्रांसफॉस्फोसाइलेशन का। ये क्या करता है? इट रिमूव द फोस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो फोस्फेट प्रेजेंट्स हैं उनको भी क्या करता है? रिमूव करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी pH 8 से ज़्यादा है उनको। ठीक है, तो फंक्शन हो गया कि हाइड्रोलिसिस करता है फोस्फेट मोनोएस्टर को, ट्रांसफॉस्फोलेशन को। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? इधर जिंक 2 पॉजिटिव आयन होगा, एक जिंक ये होगा और एक होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। मैग्नीशियम को यहाँ पे हम एज ए स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग यूनिट की तरह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो क्या होगा? यहाँ पर
पेंटा कोऑर्डिनेटेड होगा, सेकंड जो जिंक होगा वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा, और ये जो मैग्नीशियम है वो भी क्या होगा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। इसके ऊपर क्या होगा, 2 हिस्टिडीन होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और एक एस्पार्टेट होगा पहले जिंक पे। दूसरा जिंक जो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है उसकी 3 पोजीशन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल होगा और एक पोजीशन पे हिस्टिडीन और एक पे एस्पार्टेट होगा। अगला जो मैग्नीशियम है उसकी 2 पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल, एक पोजीशन के ऊपर थायरोनिन और 2 पोजीशन पे एस्पार्टेट और एक पोजीशन पे ग्लूटामेट होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखे, तो आप ये यहाँ से देख के कर सकते हैं कि कौन से जिंक पे कौन फर्स्ट वाला जो है वो क्या होगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड, और बाकी दोनों क्या होंगे यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, किन किन पोजीशन पे क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है इन सीरम, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन सीरम इज यूज टू इन कैटालाइसिस ऑफ मैनी डिजीज। इसका ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बहुत सारी डिजीज के कैटालाइसिस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे बोन ट्यूमर के अंदर यूज किया जाता है, गाल ब्लैडर, जॉन्डिस, रिकेट्स, ठीक है। तो अगर हम, और इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी के अंदर जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की कंसंट्रेशन होती है ना, अगर वो बढ़ जाती है, अगर हमारी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट, तो हम उसको किससे डिटेक्ट करते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल के डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट जिंक मेटालो एंजाइम, जिसके अंदर हमने 4 पढ़े, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस पे यही पूछेगा, या तो एक ही करेगा कि एक क्वेश्चन में ना ऐसे पूछ लेगा कि भाई कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में बताओ एक पार्ट में, या फिर एक पार्ट में बोल देगा कि यहाँ पे जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से बना देगा। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को अलग से लिख देगा, या फिर बोलेगा कि राइट अबाउट जिंक मेटालो एंजाइम, 8 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो इतना काफ़ी होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जिंक मेटालो एंजाइम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयरन मेटालो एंजाइम्स के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।